आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ है वो किरचॉफ नाम के साइंटिस्ट ने ही दिया था, तो ये उस साइंटिस्ट के नाम पर ही इसका नाम पड़ा है किरचॉफ्स लॉ। और किरचॉफ्स ने ये 2 लॉ दिए थे, और कब दिए थे? 1942 के अंदर। तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट लॉ क्या था? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए जंक्शन। किसी भी जंक्शन के ऊपर टोटल करंट कितना होगा? 0 होगा इन ए क्लोज्ड सर्किट। अब यहाँ पे दिया है इन्होंने क्लोज्ड सर्किट, यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है क्लोज्ड सर्किट हो, यहाँ पे क्लोज या फिर ओपन सर्किट, दोनों के अंदर ही टोटल करंट कितना होगा? 0 होगा। अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इसका यूज कहाँ पर करते हैं। इसका यूज हम वहाँ पर करेंगे जब हमें किसी भी सर्किट के अंदर टोटल करंट कैलकुलेट करना है, तो वहाँ पर हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कि 3 एम्पियर करंट यहाँ से एंटर कर गया, 4 एम्पियर करंट यहाँ से एंटर कर गया, फिर 1.3 एम्पियर करंट यहाँ से एग्जिट कर गया, उसके बाद 2 एम्पियर करंट यहाँ से एग्जिट कर गया, और I यहाँ से एग्जिट कर गया। अब हमें ये बताना है कि ये I करंट है वो उसकी वैल्यू कितनी है, I करंट की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर देखो इस टाइप के सर्किट्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। यहाँ पर ये क्या है? एक ओपन सर्किट है, क्लोज नहीं है, तो हम इस लॉ को ओपन और क्लोज दोनों सर्किट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? टोटल करंट 0 है। इसका मीनिंग क्या होता है कि जिस भी पॉइंट के ऊपर करंट एंटर करा, जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट वहाँ पर एग्जिट कर जाएगा। मीन्स वो जो जंक्शन है, वो जो पॉइंट है, ना तो किसी सोर्स की तरह काम करेगा, ना तो किसी सोर्स की तरह काम करेगा, और ना ही किसी सिंक की तरह काम करेगा। उसके पास जितना करंट आता उतने करंट को वो एग्जिट कर देगा। अब हम देखते हैं इस सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहले इसके कुछ साइन कन्वेंशन देखेंगे। इन्होंने दिया कि अगर करंट की डायरेक्शन इनवर्ड है, करंट अगर इनवर्ड है तो उस करंट को हम लेते हैं पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि वो करंट इकट्ठा हो रहा है। और अगर करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड है तो उसको हम लेते हैं नेगेटिव, मीन्स वो करंट बाहर निकल रहा है। अब इन दोनों पॉइंट्स का यूज करके हम इस सर्किट को सोल्व करते हैं। याद रखना है करंट अंदर की तरफ जा रहा है मतलब पॉजिटिव, और बाहर की तरफ आ रहा है तो मीन्स नेगेटिव। अब यहाँ पर हम देखते हैं 3 एम्पियर करंट। 3 एम्पियर करंट क्या है? इसके अंदर एंटर कर रहा है तो +3 एम्पियर। उसके बाद 4 एम्पियर करंट भी इसमें एंटर कर रहा है तो 4 एम्पियर। उसके बाद यहाँ से आगे गए 1.3 एम्पियर करंट एग्जिट कर गया तो -1.3 एम्पियर। उसके बाद यहाँ से 2 एम्पियर करंट एग्जिट कर गया तो -2 एम्पियर करंट, और यहाँ से I करंट एग्जिट कर गया तो I। और किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग टोटल करंट कितना रहेगा किसी भी सर्किट के अंदर? 0 रहेगा। ओपन या क्लोज्ड सर्किट के अंदर जो करंट का अलजेब्रिक सम है वो कितना रहेगा? 0। तो इसका मतलब ये सभी करंट्स का जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन है वो किसके इक्वल होगा? 0। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा? इनको हमने ऐड कर लिया और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 3.7 एम्पियर माइनस I इज इक्वल टू 0। यहाँ से I किसके इक्वल आ गया? 3.7 एम्पियर। और इस तरह से हमने यहाँ से करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी सर्किट के अंदर हमें करंट कैलकुलेट करना है, उसके लिए जो करंट एंटर कर रहा है उसको पॉजिटिव और जो एग्जिट कर रहा है उसको नेगेटिव, और ओवरऑल टोटल करंट कितना होगा? 0। 0 क्यों होगा? क्योंकि जिस भी जंक्शन के ऊपर करंट एंटर कर रहा है ना तो वो सोर्स है ना ही वो सिंक है, ना तो वो करंट खुद प्रोड्यूस कर सकता है ना ही वो कंज्यूम कर सकता है। उसके पास जितनी वैल्यू आएगी करंट की उतनी ही वैल्यू आगे की तरफ वो फॉरवर्ड कर देगा। यही होता है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ फर्स्ट लॉ का यूज। अब हम देखते हैं इसके दूसरे नाम क्या होंगे। इसका दूसरा नाम होगा किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। इसको हमने जंक्शन लॉ क्यों बोला है? क्योंकि एक पर्टिकुलर जंक्शन पर वर्क करता है, इसलिए हमने इसको बोला है किरचॉफ्स जंक्शन लॉ। और थर्ड नेम है इसका किरचॉफ्स करंट लॉ।
क्योंकि इस लॉ में ये करंट के साथ डील कर रहा है कि टोटल करंट कितना होगा, 0 होगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ या किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। अब इस लॉ का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इसका बेसिक प्रिंसिपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ही क्यों इसका बेसिक प्रिंसिपल है वो देखते हैं। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इज इक्वल टू dq बाई dt। अब करंट इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब चार्ज वेरी कर रहा है, और चार्ज की वेरिएशन को हम शो करते हैं डेरिवेशन के थ्रू। और इन्होंने बोला करंट किसके इक्वल होगा, 0, तो I की जगह हम पुट करेंगे 0 इज इक्वल टू dq बाई dt। और मैंने बताया था कि डेरिवेशन किसी भी टर्म का 0 कब होता है? जब वो टर्म क्या रहेगी, कांस्टेंट। अगर Q कांस्टेंट है तभी इसका डेरिवेशन 0 हो सकता है। तो यहाँ से आ गया Q इज इक्वल टू कांस्टेंट। और कांस्टेंट का मतलब क्या है कि चार्ज कैसा रहेगा, सेम रहेगा, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, किरचॉफ्स कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये था फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में हम करंट कैलकुलेट करते। अब हम देखते हैं किरचॉफ्स का सेकंड लॉ। नेक्स्ट है किरचॉफ्स सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है, अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज 0। इसमें इन्होंने क्या बोला है, क्लोज्ड पाथ, मतलब ये लॉ सिर्फ और सिर्फ क्लोज पाथ पर ही अप्लाई हो सकता है। अगर कोई भी पाथ ओपन दिया हुआ है तो वहां पर हम किरचॉफ्स सेकंड लॉ को यूज नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ क्लोज के ऊपर ही अप्लाई होगा। ठीक है, दूसरा इसमें इन्होंने पोटेंशियल के बारे में कहा है कि उसके अंदर टोटल चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा, 0। टोटल चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा। अब हम देखते हैं कि इसको क्लोज्ड सर्किट के अंदर हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने से पहले हमें इसके कुछ साइन कन्वेंशन पता होने चाहिए। फर्स्ट साइन कन्वेंशन है इसका वोल्टेज से रिलेटेड। अब बुक्स के अंदर ये अपोजिट भी दिए हो सकते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है बुक के साथ मैच करें। तो यहाँ पे हम वोल्टेज के साइन कन्वेंशन 2 टाइप से लेते हैं। जैसे यहाँ पे ये बैटरी हमने ली है, अगर हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, कहाँ से गए हम, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब पोटेंशियल में क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। पहले तो वो क्या था, हाई पोटेंशियल था, और फिर क्या हो गया, लो पोटेंशियल हो गया। तो इस केस में हम इसको लेंगे नेगेटिव। इस केस में इसकी वोल्टेज को हम लेंगे नेगेटिव। मीन्स यहाँ पर देखो, अगर हम गए ए से एफ की तरफ गए, ए से एफ की तरफ अगर हम जा रहे तो पहले हाई पोटेंशियल था फिर लो हो गया, तो उस केस में हम इसको -E1 मान लेंगे। अगर हम ए से कहाँ पर गए हैं, ए टू एफ की तरफ गए हैं, तो उस केस में E1 क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर हम नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो यहाँ पर देखो, पहले तो क्या था, कम पोटेंशियल था, फिर पोटेंशियल क्या हो गया, ज़्यादा, तो इसको हम लेंगे पॉजिटिव। तो उस केस में अगर हम यहाँ पे F2A आई, F2A, F से A की तरफ आएंगे तो पहले नेगेटिव, इसके बाद क्या हो गया, बड़ा वाला पोटेंशियल पॉजिटिव, तो उस केस में हम इसको लेंगे पॉजिटिव E1, मीन्स हाई पोटेंशियल की तरह हम इसको कंसीडर करेंगे। तो ये तो है वोल्टेज का साइन कन्वेंशन। अब सेकेंड चैप्टर के अंदर और फर्स्ट चैप्टर का जो सेल वाला लास्ट टॉपिक है, अगर ये वाली साइन कन्वेंशन याद नहीं है तो हम कोई भी न्यूमेरिकल इस यूनिट का सॉल्व नहीं कर पाएंगे जो इस टाइप से वोल्टेज या करंट निकालने पर बेस्ड होगा। तो ये दोनों साइन कन्वेंशन वोल्टेज के और 2 साइन कन्वेंशन करंट के 100% लर्न होने चाहिए, वरना तो न्यूमेरिकल नहीं निकलेंगे। अब हम देखते हैं करंट का साइन कन्वेंशन क्या है। करंट का पहला साइन कन्वेंशन है, अगर हम सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल करंट भी इसी डायरेक्शन में आ रहा है रेजिस्टेंस के अंदर, और हम भी इसी डायरेक्शन में आ रहे हैं, अगर हमारी डायरेक्शन मूव करने की और करंट के मूव करने की डायरेक्शन सेम है तो उस टाइम पे हम पोटेंशियल को लेंगे नेगेटिव। अब पोटेंशियल कहाँ से आ गया, हम तो करंट की बात कर रहे हैं, करंट फ्लो करेगा उस रेजिस्टेंस के अंदर से, और करंट मल्टीप्लाई बाई रेजिस्टेंस क्या बन गया, पोटेंशियल। तो यहाँ पे ये पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव।
और अगर हमारी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन से अपोजिट है, मीन्स हम मूव कर रहे हैं इस तरह से ए से एफ की तरफ और करंट आ रहा है एफ टू ए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उस टाइम पे हम पोटेंशियल को लेंगे पॉजिटिव। तो सेम डायरेक्शन का मतलब नेगेटिव और अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होगा यहाँ पर पॉजिटिव। तो ये 4 साइन कन्वेंशन हमें याद रखने। अब हम इन साइन कन्वेंशन को इस सर्किट के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं कि जो किरचॉफ्स का सेकंड लॉ है वो क्या कहता है। तो हमने ली लूप एफ ए बी ई एफ, मीन्स एफ ए बी ई एफ, हमने ये ऊपर वाली लूप को कंसीडर किया है। अब यहाँ पे 2 सेल्स दी हुई E1 और E2, मान लेते हैं E1 सेल से करंट निकलता है I1 और E2 सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है I2। अब यहाँ पर दोनों करंट मिल जाएंगे तो इसको हम कोई और करंट मान लेते हैं I3। अब यहाँ से जो करंट I3 गया है वो फिर से 2 में डिवाइड होगा, ऊपर जितना इस सेल से करंट निकला उतना ही इसमें एंटर करेगा, उससे ना कम ना ज़्यादा। अब यहाँ से I2 एंटर किया था तो यहाँ पे कितना करंट एंटर करेगा, I2 ही एंटर करेगा, I2 करंट निकला था और I2 ही एंटर कर गया। तो अब हम ऊपर वाली लूप के अंदर किरचॉफ्स से सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। हमारी डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स हम मूव कर रहे हैं F2A फिर B फिर E और फिर से F। तो ये मैंने डायरेक्शन शो कर दी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो याद रखना हमने हमारी डायरेक्शन ली है एंटी क्लॉकवाइज, कोई कंपलसरी नहीं है, आप क्लॉकवाइज भी मान सकते हैं, बट हमने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लिए। अब हम इसके ऊपर वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से चले F से और इस रेजिस्टेंस के अंदर आए। अब देखो हमारी डायरेक्शन भी सेम है और करंट की डायरेक्शन भी यही है, तो मतलब करंट और हमारी डायरेक्शन, करंट और हमारी डायरेक्शन दोनों सेम है। अगर सेम है तो ये पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव। तो इसको हम लिखेंगे -I1 R1, -I1 R1। उसके बाद गए हम बैटरी के ऊपर। ये जो बैटरी है इसका पहले नेगेटिव टर्मिनल है फिर पॉजिटिव, मतलब इम्प्रूवमेंट हुई है, लो से हाई पर गए हैं, तो इसको हम लिखेंगे पॉजिटिव E1। उसके बाद A से B और B के बाद यहाँ से। अब देखो करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन क्या है, सेम है। हम भी इस डायरेक्शन से आके इस तरह से मूव कर रहे हैं, मीन्स एक सर्कल कंप्लीट किया है ना हमने इस तरह से। तो दोबारा से हमारी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, तो इसको हम लेंगे नेगेटिव I3 R2 और दोबारा हम E पर गए और F पर, पूरा का पूरा लूप क्लोज हो गया। और इन्होंने बोला वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग टोटल वोल्टेज किसी भी लूप के अंदर कितनी होगी, 0 होगी। तो इस लूप के अंदर ये 3 ही वोल्टेज है, तीनों को हमने मान लिया 0। तो यहाँ से E1 की वैल्यू आ गई I1 R1 I3 R2। तो इस तरह से हमने इस ऊपर वाली लूप के अंदर हमने EMF की वैल्यू को कैलकुलेट किया है। इसी तरह हम नीचे वाली लूप के अंदर भी EMF की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इस टोटल पूरी की पूरी लूप के अंदर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे EMF की वैल्यू को। तो अब हमने क्या ली है, ये बड़े वाली लूप ली है A B C D E F। अब जब हम बड़ी वाली लूप कंसीडर करेंगे तो इसमें बीच वाली ब्रांच का तो कोई रोल होगा ही नहीं, तो बीच वाली ब्रांच को हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे टोटल पोटेंशियल को कैलकुलेट करने में। तो यहाँ पर भी हमारी डायरेक्शन क्या होगी, हम एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं इस तरह से। यहाँ से चलना शुरू किया और कहाँ पर पहुँच गए, वापिस से F पर। तो यहाँ से देखो करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहाँ से हम लिखेंगे I1 R1। अब यहाँ से फिर क्या हो गया, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे, लो से हाई, तो इसका मतलब इम्प्रूवमेंट है, तो प्लस E1। उसके बाद हम हाई टू लो गए, तो इसका मतलब E2 नेगेटिव हो गया। उसके बाद हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं लेकिन करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसका मतलब अपोजिट डायरेक्शन है करंट की, और करंट की अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, इस केस में पॉजिटिव होगा। तो ये होगा R3 और वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग टोटल कितना है, पोटेंशियल 0। तो यहाँ से E1 माइनस E2 आ गया, I1 R2 माइनस I2 R3।
तो ये आ गई नेट ईएमएफ इन होल सर्किट। अगर हमें कंप्लीट सर्किट में निकालना है तो हम इस तरह से निकाल लेंगे। कंप्लीट सर्किट में निकालते वक्त हम बीच वाली ब्रांच को इग्नोर कर देंगे, और अगर हमें कंप्लीट सर्किट के बजाय पार्ट्स में निकालना है तो हम अलग अलग पार्ट्स में भी निकाल लेंगे। अब हम देखते हैं कि किरचॉफ्स सेकंड लॉ का दूसरा नाम क्या है। इसका दूसरा नाम क्या होगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स एज इट इज आएगा। अब ये वोल्टेज कैलकुलेट करता है तो इसको हम बोलेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और एक होगा ये लूप पर अप्लाई होता है तो किरचॉफ्स लूप लॉ, किरचॉफ लूप लॉ। और ये इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी की कंजर्वेशन क्यों बोलते हैं, हमें पता है पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज, जो हम फर्स्ट यूनिट में स्टडी कर चुके हैं। अगर हम बोलते हैं कि हम 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लेकर आने में जितना वर्क डन हमने किया है उसी वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, 1 वोल्ट पोटेंशियल बोलते हैं। जब हम 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी पर से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर लेकर आने में जितना वर्क डन करेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, 1 वोल्ट बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो कुलम की जगह हम पुट करेंगे 1 कुलम और वर्क डन कितना हो जाएगा, 1 जूल वर्क डन हो जाएगा। और जूल तो किसकी एनर्जी होती है, किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की यूनिट होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो किरचॉफ्स सेकंड लॉ वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्योंकि पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए हम इसको वर्क डन के इक्वल मानकर चलते हैं कि कितना वर्क डन हमने किया, 1 जूल नहीं, कितना वर्क डन किया है वही क्या होगा, पोटेंशियल। क्योंकि चार्ज तो कितना मान के चलते हैं हम, 1 कूलम, तो चार्ज का तो रोल ही खत्म हो गया। तो पोटेंशियल किसके इक्वल आता है, यहाँ से पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन। तो इसलिए हमने इसको बोला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो आज हमने देखा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स सेकंड लॉ। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को हम अप्लाई करते हैं ओपन सर्किट के अंदर और क्लोज्ड सर्किट दोनों के अंदर, और वो बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर, और ये बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। और इसको हम क्लोज लूप पर ही अप्लाई कर सकते, सिर्फ और सिर्फ क्लोज लूप पर अप्लाई करते। तो ये हमारे पास दोनों लॉ थे, और इन दोनों का डिफरेंस भी एग्जाम में पूछा जाता है कि दोनों लॉज के अंदर क्या क्या डिफरेंस है। तो ये हमने आज इसके 3 डिफरेंस भी स्टडी कर लिए। कल को हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।